अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगी और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। मेरी दुआ है कि मेरी सारी बहनें जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह पाक उनकी नसीब अच्छे करे। और जी मुझसे कमेंट्स में किसी ने पूछा था कि ये जो आपकी शेल्फ पे पंखा रखा हुआ है ये आपने कहाँ से लिया। सबसे पहले मैं आपको इस पंखे के बारे में बता दूँ कि ये पंखा जो है आज से 13 साल पहले मैंने ख़रीदा था। 13 साल पुराना ये पंखा है। मेरे हस्बैंड ने, पुराने घर में हम लोग रहते थे, मेरा बेटा हुआ था तो मेरे बेटे के लिए मेरे हस्बैंड ने खरीदा था। उस वक्त ना तो कोई हमारे घर में यूपीएस था, ना कोई जनरेटर था। तो लाइट जब बिजली चली जाती थी ना, लाइट जाती थी तो मेरे बेटे को बहुत गर्मी आती थी, बिल्कुल नाजुक सा था। तो अभी भी नाजुक सा ही है, अल्लाह पाक उसे ज़िंदगी दे। तो 2 बेटियों के बाद मेरा बेटा हुआ था, तो मेरे हस्बैंड उसके लिए ये चार्जिंग वाला पंखा लेके आए थे। ये चार्जिंग वाला था, तो अचानक से इसने काफ़ी अर्से तक मैं इसको चार्जिंग, इसकी बैटरी ठीक करवा के हम लोग चलाते रहे। फिर इसकी अचानक से बैटरी ख़त्म हो गई, हमने दोबारा इसकी बैटरी डलवाई। तो अभी मैं इसको डायरेक्ट चलाती हूँ इस किचन में। अपनी पीठ पीछे जो है ना, ये मेरी कमर को काफ़ी हवा देता है, तो मुझे काफ़ी सुकून मिलता है, क्योंकि किचन का काम इस गर्मी में करना कोई इतना आसान काम नहीं होता। तो ये 14 साल पुराना पंखा है। उस टाइम मैंने ये 3,000 का लिया था। आजकल का मुझे नहीं पता कि अभी ये मिलता है या नहीं मिलता। उस टाइम मेरे शौहर लेके आए थे चकवाल से ही। अभी मुझे नहीं पता इसका ना। एक कमेंट्स ये आया था और एक कमेंट्स आया हुआ था मेरी एक और बहन का कि आप नेगेटिविटी फैला रही हैं। तो मेरी बहनों, मैं किसी को भी नेगेटिव नहीं करना चाहती हूँ। मैं सिर्फ मोटिवेट इस लिहाज से कर रही हूँ कि बच्चियाँ जो होती हैं ना, कई होशियार चालाक होती हैं और कई जो होती हैं वो बिल्कुल भोली भाली होती हैं। मैं समझती हूँ जिन बच्चियों की माएँ नहीं है ना, वो बिल्कुल सीधी सादी होती हैं, भोली भाली होती हैं, उन्हें कुछ पता नहीं होता। और या फिर जिनकी माँओं ने शुरू से सफ़र किया होता है ना, वो आगे से जाके अपनी बेटियों को भी यही सबक देती हैं कि आपने भी आगे ये सब कुछ बर्दाश्त करना है, ठीक है। और मैंने जो पिछली वीडियो मेरी जो वायरल जा रही है, उस पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे कमेंट्स भी आ रहे हैं, बुरे कमेंट्स भी आ रहे हैं। और जब बुरे कमेंट्स आते हैं तो यकीन करें बड़ी दुःख होता है। मुझे खुद को लगता है कि मैंने गलत किया। तो किसी वक़्त तो मेरा दिल चाहता है मैं उस वीडियो को डिलीट कर दूँ ना। तो फिर मेरी बेटियाँ कहती हैं कि नहीं मम्मा, आपका मकसद तो ये नहीं था, आपने तो अच्छाई के लिए किया। लेकिन एक बहन ने ये कमेंट किया कि जी आप ग़ीबत करेंगी तो आप अपने साथ बाकियों को भी ले डूबेंगी। तो देखें, मैं कोई ग़ीबत नहीं कर रही थी, मैंने रियलिटी बताई है, असल हकीकत बताई है कि जो कुछ मेरे साथ हुआ है या जो कुछ मैं फ़ील कर रही हूँ या जो मैंने नुकसानात उठाए हैं, वो आगे आने वाली बच्चियाँ नुकसान ना उठाएँ। मैंने ये चीज़ बयान की है उसमें। और अभी तक भी मैं यही चीज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि सारी देवरानियाँ भी गलत नहीं होती, सारी जेठानियाँ भी गलत नहीं होती। मैं खुद देवरानी भी हूँ, जेठानी भी हूँ, मुझसे भी गलतियाँ होती हैं, लेकिन मैंने कभी किसी की दिल आज़ारी करने की कोशिश नहीं की, ना कभी की है। मैं अपने मतलब में, अपनी हद में रहती हूँ। हाँ, मेरी ये गलती ज़रूर है कि मैं दूसरे बंदे पर ट्रस्ट बहुत जल्दी कर जाती हूँ, बहुत जल्द उस पे भरोसा कर जाती हूँ और हर किसी को अच्छा ही मशवरा देने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मेरे साथ वो बुरा जाता है, ठीक है। तो मैंने असल में जो है ना ये वीडियो इसलिए अपलोड की थी, इसलिए मैंने ये बनाई थी कि मेरी बेटियों के लिए यादगार रहे। मुझे अपनी बेटियों का अभी भी खौफ रहता है। मुझे ये लगता है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी बेटियों के साथ यही कुछ होगा। और कोई दूर दूर से करने वाला नहीं आएगा। खुद अपने मेरे घर में मेरी अपनी जेठानी ही उनके साथ ये सब कुछ करेगी। क्योंकि जब मेरी ये लास्ट चौथे नंबर वाली बेटी पैदा हुई ना, तो मैं बीमार थी। जब मैं हॉस्पिटल में गई हूँ, तो मेरे घर में मेरी बेटियों के पास कोई भी नहीं था। मेरे साथ मेरी बहन गई हुई थी, अम्मी मेरी जो हैं वो मेरे साथ गई हुई थी, तो मेरी बेटियाँ अपने पोर्शन में हॉल में अकेली थी। मैं उनके लिए कुकिंग वगैरह करके गई हुई थी, लेकिन फिर भी मेरी जेठानी ने पीछे से आके उनसे पूछा तक नहीं, तुमने कुछ खाया है, नहीं खाया, अकेली हो? नहीं, वो इस गुस्से में थी कि मैं उसे बता के नहीं गई हूँ। देखिए, उसको ना बता के जाने की भी बहुत सारी वजूहत हैं। जब भी मैं उसे बता के कोई काम करती हूँ, तो मेरा वो काम उलट ही होता है, होता ही नहीं है पहली बात है। और अगर हो भी जाए ना, तो बहुत गलत होता है। इसलिए मैं उसे अपनी बातें अब अपना, जब से मुझे ये अंदाज़ा हो गया है ना कि उसकी वजह से मेरे काम सारे बिगड़ रहे हैं, तो तब से मैंने उसे सब कुछ बताना ही छोड़ दिया है। अब मैं भी मतलब से मतलब तक का ही ताल्लुक़ रखती हूँ। ज़्यादा मेरी भी उसके साथ अब ताल्लुकात नहीं है, मतलब थोड़ी-सी बातचीत की, ज़्यादा गहराई में नहीं जाती। क्योंकि पहले भी मेरे साथ बहुत कुछ हो चुका है और वो सब कुछ मेरे लिए इबरत का निशान है और मैं अभी ऐसी कोई गलती नहीं कर सकती। अच्छा, मैं आज आपके साथ जो रेसिपी शेयर करूँगी ना, वो रेसिपी है जी इसकी बीफ फ्राई की ना। मैं बीफ बोटी फ्राई की थी, बहुत मज़े की बनता है। रात को मैंने ऐसा किया था कि पहले बीफ के गोश्त को ना, कुर्बानी का गोश्त था, उसे मैंने गला लिया अच्छे तरीके से। प्रेशर कुकर में पानी और थोड़ा-सा नमक और सोडा डाल के मैंने उसको गला लिया। प्रेशर लगा दिया, जब खोला तो उसमें थोड़ा-सा ही पानी था, उस पानी को मैंने वेस्ट कर
कर दिया। और फिर उन बोटियों को ना मैंने घर के नॉर्मल के जितने मसाले होते हैं वो सारे मसाले लगाए, एक अंडा लगाया और बेसन लगा दिया। बस यही चीज़ें मैंने उसे लगाई हैं। और बीच में जो स्पेशल जो ख़ास मसाला मैं उसे लगाती हूँ वो तिक्का मसाला है, वो लगाती हूँ। और यहाँ मैं रोटी बना रही थी, साथ में मेरे हस्बैंड जो है ना वो फ़ालूदे ले आए थे, फ़ालूदा ना, कि ये बना के देना। और ये तकरीबन एक दफ़ा पहले मैं बना चुकी हूँ, उसकी वीडियो आपके साथ शेयर की, ये फिर दोबारा ले आए थे। तो उन्हें अच्छा लग गया कि शाम के वक़्त बेटियाँ जो हैं, हम लोग चाय नहीं बनाते, बहुत गर्मी होती है, बच्चे चाय नहीं पीते, तो ये रबड़ी फ़ालूदा बना के रख देती हूँ। तो शाम 5 बजे के टाइम पे ना इसके बीच में मेरे हस्बैंड एक डब्बा आइसक्रीम का लाते हैं, तो मेरी चारों बेटियाँ, मैं और मेरे हस्बैंड, हम सब मिल के बीच में बर्फ़ भी डालते हैं, बारीक पीस के बर्फ़ डाल के, और फिर एक-एक गिलास वो शाम के वक़्त हम लोग पीते हैं। बेटियों को भी पिलाते हैं, वो बड़ा मज़े का होता है, ठंडा बच्चों को अच्छा लगता है। तो यहाँ पे अभी साथ में उन्होंने मुझे पकड़ाया, तो कहते हैं ये भी साथ में बनाओ, वो भी बना रही थी। इसके अलावा फिर मुझे साथ में बीफ बोटी भी फ्राई करनी थी। तो इतना ज़्यादा काम अभी इस गर्मी में भी किचन का इतना ज़्यादा काम होता है, तो इसलिए फिर मैंने चूल्हे बाहर रखवा दिए कि यहाँ बाहर भी मैं कर लिया करूँगी, बाहर मुझे थोड़ी-थोड़ी हवा लगती रहेगी, तो मेरा दिल ज़रा ठीक रहता है। अंदर कमरे में तो अभी भी जो है ना, हॉल में एक तो हॉल गर्म हो जाता है, उसके साथ मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है। मेरी छोटी जो सबसे है गुड़िया, वो बीमार हो गई है बड़ी शदीद किस्म का, उसे बुखार हुआ है और उसका बुखार बिल्कुल उतर ही नहीं था। उसे फास्टी टीके लगे हैं ना, 3 टीके उसे लगे हैं, और उसके बीच में उसने ना, मैंने उसको, गर्मी में बच्चे हैं ना, मैं काम करती रहती हूँ, बेटियों के हवाले करती हूँ उसे, तो वो खुद पानी पीती हैं, तो वही पानी उन्होंने उसे पिला दिया। तो ठंडा पानी पीने की वजह से मेरी बेटी का गला काफ़ी ख़राब हो गया। ऊपर से उसे वैक्सीनेशन हुई, तो उसका बुखार ही नहीं उतर रहा था। परसों रात भी हमने पूरी जाग के गुज़ारी। मेरी बेटी को इतना तेज़ ज़ुकाम और बुखार था ना, और उसको उतर ही नहीं था। अगली रात भी, तो आज फिर हम लोग उसे सुबह हॉस्पिटल ले गए हुए थे। तो जब मैं हॉस्पिटल गई हूँ, तो उस वजह से मैं वीडियो भी नहीं बना सकी, ना अपलोड कर सकी हूँ। वापस आई हूँ, तो वीडियो तो थी मेरे पास, वॉइस ओवर नहीं किया हुआ था। तो फिर अभी वापस आके मैंने सारे वहीं से ना, मैं चकवा से फिर खाना ले आई थी, पका हुआ हलीम और नान लेके आए थे, बच्चियों ने वही खा लिया। उसके बाद अपनी बेटी को सुलाया, और फिर मैं अभी यहाँ पे आ गई हूँ वॉइस ओवर करने के लिए ना। तो कमरा बंद किया, इतनी गर्मी में वॉइस ओवर कर रही हूँ आप लोगों के लिए। तो मेरी जो जेठानी वाली वीडियो थी उस पे बड़े बुरे कमेंट्स भी आ रहे हैं, बड़े अच्छे भी कमेंट्स आ रहे हैं। तो मेरी प्यारी बहनों, मैंने ये कब कहा है कि सारी दुनिया की जेठानियाँ गलत हैं, सारी दुनिया की जेठानियाँ ऐसी हो सकती हैं। देखिए आजकल के दौर में ना, आजकल का दौर पढ़ा लिखा दौर है, आजकल पढ़ी लिखी जेठानियाँ आ रही हैं, तो वो तो ऐसी नहीं हो सकती ना, और हर कोई ऐसा हो भी नहीं सकता। हाँ, जिसके दिल में हसद है, जलन है ना, लालच हो, वो ऐसी ज़रूर होती हैं, वो अपनी नेचर से बाज़ नहीं आती। लेकिन किसी भी रिश्ते के लिए ना एहतियात बहुत ज़रूरी है। अगर आप खुद एहतियात करेंगे तो आने वाली ज़िंदगी में आपके लिए कोई मसले मसाइल नहीं होंगे। मैंने एहतियात नहीं की तो मेरे लिए इतने मसले मसाइल बने, और उन मसले मसाइल का क्या मुझे सबसे बड़ा नुकसान हुआ कि टेंशन और डिप्रेशन की मरीज़ बन गई, सर में दर्द हर वक़्त, नज़र कमज़ोर हो गई, ठीक है? तो और खुद सोच-सोच के अपने आप की तबाही, हर वक़्त अपनी ज़हन में यही सोचती रहती हूँ कि शायद मेरी बेटियों के साथ भी ऐसा ही होना है। और यहाँ पे जी, ये मैं आपके साथ अभी बीफ बोटी की रेसिपी भी शेयर कर दूँ कि ये बीफ का गोश्त था, इसको मैंने रात को ना घर के नॉर्मल के पहले इसको गला लेना है, ठीक है? अच्छे से नमक और पानी डाल के प्रेशर कुकर लगा के मैंने इसको गला लिया था। अच्छे तरीके से जब ये गल गया ना, तो इसके साथ मेरे साथ एक मसला हो गया कि आधी बोटियाँ बहुत ज़्यादा गल के चूरा हो गई थी, और आधी बोटियाँ जो हैं वो साबुत-साबुत थी, वो ज़्यादा नहीं गली। जो ज़्यादा नहीं गली थी उनके ऊपर मैंने घर के मसाले सारे, एक अंडा, तिक्का मसाला, लेमन जूस, तीनों सॉसेस ये लगा के, और बेसन बीच में लगा के रख दिया था, ठीक है? उनको मैंने ऐसे ही फ्राई कर दिया। लेकिन ये जो चूरा हो गई थी ना, इन बोटियों को मसाले वही लगे हुए हैं, घर के नॉर्मल के मसाले, तीनों सॉसेस डली हुई हैं। इसमें मैंने बेसन की मिकदार ज़्यादा कर दी, और बेसन में फिर मैंने थोड़ा पानी डाल के और इसको कबाब की शक्ल दे दी। यहाँ पे आपके लिए टिप ये है ना कि अगर कभी आपके साथ भी ऐसा ही हो ना कि गोश्त गलने के लिए, कुर्बानी का गोश्त ख़ास तौर पे, या वैसे ही गोश्त अगर ज़्यादा गल जाए ना, आप गलाने के लिए रख दें, बीफ बोटी बनाने के लिए, तो उसका आप चूरा कर दें, बस उसको कबाब की शक्ल दे दें। वो अलग से आप दाल को पका के भी, दाल को गला के बीच में मिक्स करके वो आप शामी कबाब भी बना सकती हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे दाल नहीं, इसी मिक्सचर में मैंने ना बेसन डाल दिया था दाल के बजाय, और एक प्याज काट के डाल दिया, और ये भी इतने मज़े के बने थे। और इनको इसी तरह पकौड़ों की तरह मैंने छोटे-छोटे से बीच में डाल के और फ्राई कर लिए। तो ये यहाँ पे एक आपके साथ टिप है, ये शेयर कर रही हूँ। अच्छा जी, और अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि देवरानी किसे भी अपनी कोई बात राज़ की नहीं करनी ना, अपना राज़ छुपाने। अब उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये होती है ना कि जब एक देवरानियाँ जो होती हैं वो भी छोटी होती हैं, तो
उन्हें भी ज़्यादा कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। उनके साथ आप जो बात करेंगी ना तो जेठानी क्योंकि होशियार होती है, तो वो आपकी छोटी देवरानी से जब भी ना सारी बातें प्यार से उगलवा लेगी और उगलवाने के बाद जब वो उसे बता देती हैं तो फिर आपस में दोनों बड़ियों की लड़ाई हो जाती है। ऐसे चक्कर में फिर जो है ना, मैं तो यही कहूँगी कि देवरानी पे भी भरोसा ना करें, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। मैंने अपनी बहुत सारी बातें अपनी छोटी देवरानी जब आई है ना तो उसे दोस्त बना के उसे गाइड करने के लिए उसके साथ शेयर की कि ताकि उसके साथ कुछ गलत ना हो, जो मेरे साथ हुआ है वो उसके साथ ना हो। मैं इस वजह से उसको बातें बताती रही हूँ और उन्होंने मेरे साथ उलट किया, उसने मुझ पे भरोसा नहीं किया और जाके यही सारी बातें मेरी बड़ी जेठानी को बता दी। और फिर मेरी जेठानी साहिबा ने मेरे साथ वही हस्बे मामूल लड़ाई की कि आपने मेरे बारे में ऐसा क्यों बोला? तो मैंने उन्हें फेस टू फेस कहा कि जो कुछ मेरे साथ हुआ है मैंने उसके बारे में से बात की। फिर इस मसले पर मैंने अपनी देवरानी से भी शिकायत की। मैंने कहा आपको मैंने गाइड किया इसलिए ताकि आपके साथ कुछ गलत ना हो, लेकिन आपने तो उल्टा मेरे साथ ही गलत कर दिया। तो फिर कुछ अरसा गुज़रा तो मेरी देवरानी को समझ आया कि वाक़ई जो है ना मुझे जो बताया गया था वो सच है, क्योंकि उसके साथ जो कुछ हुआ उसकी समझ उसे लेट आई। फिर तब उसने मुझे कहा कि भाभी आप ठीक थी और आपने मुझे बिल्कुल सही कहा था, लेकिन मैंने जो है ना काफ़ी ठोकरें खा ली हैं। तो मैंने कहा बेटा आपने भी ठोकरें खा ली, मैंने भी ठोकरें खा ली, तो अभी बेहतरी इसी में है कि ना आप मुझसे इस मौज़ू पे आइंदा बात करना, ना मैं आपसे करूँगी और ना ही कभी अपनी जेठानी से करेंगी। तो इसीलिए मैं ये कहूँगी कि जो है ना देवरानी पे भी भरोसा ना कीजिएगा। मैंने भी यही भरोसा करके मैंने तो उस बेचारी को अपनी देवरानी को गाइड किया कि चलें जो कुछ मेरे साथ हुआ वो उसके साथ ना हो। लेकिन उसने आगे से जाके ना अच्छा बनने के चक्कर में ना कि मैं उधर अपने नंबर बढ़ा लूँ, दूसरी देव जेठ के सामने, बड़े के सामने अपने नंबर बना लूँ, तो उन्होंने बता दिया कि आपके बारे में उनकी ये राय है। और फिर क्या होना था कि मेरे जेठ साहब ने मेरे हस्बैंड को शिकायत की और फिर मैंने फ़ेस टू फ़ेस बात की। मैंने कहा क्यों कि आप लोगों ने ये सब कुछ नहीं किया मेरे साथ, या आप लोग अभी तक नहीं कर रहे हो ये सब कुछ। हाँ, आप जेठ मेरे नहीं कर रहे हो, लेकिन आपकी मिसेज़ ने तो कोई कमी नहीं छोड़ी, अभी भी कर रही है। तो फिर उन्हें डर बन गया, उन्होंने फिर मेरी देवरानी को बिल्कुल मेरे साथ बातचीत करने से रोक लिया, मना कर लिया कि ये तो हमारे राज़ फ़ाश कर रही है। लेकिन जो है ना जिसकी अल्लाह पाक ने पर्दे ज़ाहिर करने हो उसके हो जाते हैं। तो खुद ब खुद फिर आहिस्ता-आहिस्ता मेरी जेठानी मेरी देवरानी को समझ आ गई कि मेरे साथ कौन करवा रहा है और किस तरह करवा रहा है, और मैंने गलत ही किया है। मैंने अपनी बड़ी मुझ पे यानी कि अपनी जेठानी पे, बड़ी वाली पे, दूसरे नंबर वाली पे भरोसा कर लेती तो ऐसा ना होता। फिर उसने काफ़ी कुछ मुझे बाद में बताया और कहा कि भाभी मेरे से गलतियाँ हुई हैं, मैंने गलती में ऐसा कर दिया, तो आप जो है ना अपना दिल साफ़ करें मेरे लिए। तो मैंने कहा बेटा अब दिल तो साफ़ हो गया है, लेकिन आइंदा भरोसा नहीं करूँगी आप पे, कभी कुछ भी नहीं बताऊँगी, कभी भी कोई बात नहीं शेयर करूँगी, क्योंकि सारी ज़िंदगी जो है ना ये भरोसे ने ही मेरी मुझे मारा है। और मैंने आपको तो इसलिए गाइड किया कि आप परदेसी थी, परदेस से आई थी, तो मैंने सोचा कि चलें आप परदेस से आई हैं तो आपकी हेल्प कर दूँ कि ये आने वाली फ्यूचर में ना हो करने से ऐसा हो सकता है। लेकिन आपने वो बातें जब उधर शेयर की और अभी वही उलट जब मेरी भाभी के साथ, उस देवरानी के साथ जब हुआ ना, इतनी उसकी यहाँ पे लड़ाई हुई, वो खुद डिप्रेशन की मरीज़ बन के गई और जाते-जाते उसने मुझे एक बड़ी प्यारी-सी बात की। उसने मुझे कहा कि आप भाभी मैं उस मेरी जी देवरानी ने एमए किया हुआ है ना, डबल एमए किया हुआ है। तो कहती है कि भाभी मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, मैंने डबल एमए किया हुआ है, तो मेरी तालीम जो है ना ये ख़त्म है। और जहाँ पे मेरी तालीम ख़त्म होती है ना, वहाँ से हमारी बड़ी जेठानी की तालीम शुरू होती है। वो एक एक जिसे कहते हैं ना ठीक चालाक औरत, बिल्कुल उस तरह की हैं और मीठे मुँह बन के और अगले बंदे की ना जड़ें काटती हैं। और मुझे इस चीज़ की बड़ी देर से समझ आई है और आपके साथ भी जो कुछ हो चुका है, आप ही यहाँ पे बर्दाश्त करें। अभी वो खुद मेरे छोटे देवर को भी कहती है कि इनकी हिम्मत है, इनकी बर्दाश्त है जो ये यहाँ पे गुज़ारा कर रहे हैं, लेकिन मजबूरी है, अब क्या कर सकती हूँ। तो अभी बस यही दुआ है अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक मुझे अलहदा घर दे, मैं अलहदा सुकून से रहूँ, जहाँ पे मेरी घर की दीवारों के साथ कान ना हो, कोई मेरी बातें ना सुने, कोई बातें सुन के मेरे साथ लड़ाई ना करे। और मैं अपनी आने वाली बेटियों को यही नसीहत करूँगी कि बेटा जिस घर में भी जाओ ना तो अपन फ़ौरन से दूसरे के साथ घुल-मिल ज़रूर जाओ, दोस्त उन्हें बनाओ, लेकिन ना उन्हें कोई राज़ दो और ना उनके राज़ लो। अगर वो आपको कुछ बता भी रही हैं ना तो उसे वहीं पे फेंक दो, उस बात को आगे ट्रांसफ़र ना करो। मतलब किसी ने आपसे कोई बात कह दी, उन्होंने आपको बताया, तो आप आगे जाके अगर उसी जो आपको बता रहा है अगर उसे आप वो कोई गलती कर दे, आपका दिल आज़ारी कर दे और आप उस बात को उठा के आगे पहुँचा दें कि चलें जी इससे बदला लिया जाए इस मामले में, तो ये चीज़ आगे जाके बड़ी नुकसानदेह होती है। तो इस वजह से मेरा तो अपनी बेटियों के साथ यही मशवरा है कि जिसकी जहाँ सुनो उसकी वहीं फेंक दो, बस ना आगे कोई बात चलाओ और अपने कोशिश करो कि अपनी कोई बात उनके साथ शेयर ना करो। अगर शेयर करनी ही है, अपनी माँ से करो, अपनी बहन से करो
और या फिर अपनी सास से करो, ठीक है। सास जो होती है ना, उसे अगर आप दोस्त बनाएंगी तो वो बन जाती हैं, वो बिल्कुल भी नहीं पीछे हटती, क्योंकि वो एक बेटे की माँ होती हैं और वो अपने बेटे से पीछे नहीं हटती हैं। और एक मेरी प्यारी सी बहन ने या बेटी ने कमेंट्स किया था कि जिनकी सास ना हो, तो जी हर काम में कोई ना कोई बेहतरी होती है, अल्लाह पाक की हर काम में हिकमत होती है। जिनकी सास नहीं है उसमें भी कोई बेहतरी ही होगी। और इसके अलावा जो है ना, हर बंदे की ज़िंदगी में एक ना एक टेंशन ज़रूर मौजूद होती है। अगर वो टेंशन ना हो ना, तो इंसान रब को भूल जाए। तो अल्लाह पाक ने ख़ुद को याद रखवाने के लिए ना, हर इंसान की ज़िंदगी में एक न एक जो है ना टेंशन रखी हुई है, ताकि वो इंसान भूले ना कि वो अपने रब का मुताज है और उससे रब से ही सब कुछ मिलना है और उसने लौट के वापस अल्लाह ही की तरफ जाना है। इसलिए अल्लाह पाक ने ना ये दुनिया में इंसानों को, अगर सारी सहूलतें मिलने लग जाए ना, तो वो बिल्कुल अपने रब को भूल जाएँ। इसलिए हर इंसान की ज़िंदगी में एक ना एक टेंशन ज़रूर होती है। और बाकी रही बात ग़ीबत करने की, तो ग़ीबत वो होती है ना, इतना तो हर इंसान को पता है, ग़ीबत वो होती है जो कि किसी के पीठ पीछे वो बात की जाए जो उसने ना की हो, जो उसने वो हरकत ना की हो। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप लोगों के साथ रियलिटी शेयर कर रही हूँ और वो सब कुछ बता रही हूँ जो मेरे साथ हुआ है या जो हो रहा है, और ये बिल्कुल हकीकत और सच बात है। ना तो ये कोई अफ़साने है और ना ही मैंने कहीं से कोई कहानियाँ पढ़ी हैं। ये मेरी अपनी ज़िंदगी की लाइफ़ स्टोरी की जो है ना, पूरी की पूरी एक तफ़सील है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और उसको शेयर करने की वजह ये है कि हमारे मिडिल क्लास घरानों का जो है ना ये मसला है। एक और बहन ने भी ये कमेंट्स किया था कि जी अब इंटरनेट पे यही मसला रह गया है डिस्कस करने के लिए। तो मेरी बहनों, जो लोग रहती हैं ना बैरूनी मुल्क, या जो लोग सेटल हैं या जो मिडिल क्लास नहीं है ये कहूँगी, तो उनकी ज़िंदगियों में तो सारे सुकून मौजूद हैं। अलहदा घर भी हैं, शौहर भी पढ़े लिखे हैं और उन्हें बात करने की तामीज़ भी है, सब रिश्तों को चलाना भी आता है, अलग-अलग सबको सँभाल भी रहे हैं। ये जो मसले हैं ना छोटे वाले, ये हमारे मिडिल क्लास लोगों के लिए, और ये मैं वीडियो अपनी मिडिल क्लास फैमिली के लिए ही बना रही हूँ। आप लोगों को अगर मेरी वीडियो नहीं पसंद तो आप लोग स्किप करके जा सकती हैं। मुझे इससे कोई मसला नहीं होगा। मैं तो अपनी उन बेटियों को जो मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक़ रखती हैं, मैंने ये उनके लिए वीडियो बनाई थी। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।